गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के इस वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो में हम एएनएम सेकेंड ईयर की मिडवाइफरी विषय के दो बेहद महत्वपूर्ण यूनिट्स, यूनिट 3 भ्रूण और उसका विकास यानी कि फीटस एंड प्लेसेंटा, और दूसरा यूनिट 4 सामान्य गर्भावस्था नॉर्मल प्रेगनेंसी को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में कवर करने वाले हैं। अगर आप एएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर एएनएम परीक्षाओं के किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सभी मुख्य कोर कॉन्सेप्ट को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को कम समय में बेहतर तरीके से समझेंगे। तो पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाइए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, निषेचित डिंब का विकास कैसे होता है। तो निषेचित डिंब का विकास कैसे होता है, तो जब फाइलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में, जब फाइलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, स्पर्म और ओवम का मिलन होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है और जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद जाइगोट में एकदम तेजी से कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे इस फिगर के माध्यम से कि कैसे ओवम और स्पर्म जो है मिलते हैं और फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा कि इधर से जो है ओवम आते, ये जो है ओवम आपको बीच में दिखाई दे रहा है, और साइड से जो है साइड से स्पर्म आते हैं। ये जो है स्पर्म है, ये क्या है? स्पर्म है। स्पर्म जो है आते हैं और जब दोनों का मिलन होता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये क्या करता है कि एकदम सेल में डिवीजन करने लगता है। ये जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट का निर्माण हो गया, और जाइगोट जो है उसके बाद सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन करता है तो उसमें 2 सेल स्टेजेज बनते हैं। 2 सेल स्टेजेज के बाद जो है यहाँ पे 4 सेल स्टेज में डिवाइड होते हैं, उसके बाद 8 सेल स्टेज में डिवाइड होते हैं, और 8 सेल जो है 16 सेल स्टेज में डिवाइड होते हैं, जिसको एक नाम दिया जाता है। उसका नाम होता है मोडुला। उसका नाम क्या होता है? मोडुला होता है। ठीक है, जब 16 सेल स्टेज में जाइगोट जो है सेल डिवीजन करेगा तो उसका एक नाम दिया जाएगा मोडुला का। ठीक है, और मोडुला जब सेल डिवीजन करेगा तो उसका एक नाम दिया जाता है ब्लास्टोसाइट का। क्या दिया जाता है? ब्लास्टोसाइट का। ब्लास्टोसाइट के बाद जो है फीटस 4 वीक का हो सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग इमेज में। उसके बाद 10 वीक का कैसा हो जाता है, फिर 16 वीक में उसके हाथ पैर जो हैं अच्छे से डेवलप्स हो जाते हैं, उसके फिंगर्स, टॉयज वगैरह। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मोडुला पर कि मोडुला किसे कहते हैं। मोडुला जो है एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि मोडुला क्या है। तो मोडुला का डेफिनेशन होता है कि निषेचन के लगभग 3 से 4 दिन बाद, कितने दिन बाद? लगभग 3 से 4 दिन बाद कोशिकाओं का एक ठोस गोला बनता है। ठीक है, जिसमें 16 सेल स्टेज होती है। कितनी सेल स्टेज होती है? 16 सेल स्टेज होती है। यह बाहरी रूप से सहतूत के फल जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सहतूत के फल जैसा। इंग्लिश में बात करें तो मलबरी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि सहतूत का फल कैसा होता है। अगर जो देखे हैं तो वो उनको पता चल गया होगा कि मोडुला जो है कैसा दिखाई देता है बाहरी से। ठीक है, तो इसका अगर बात करें कि कैसा दिखाई देता है तो सहतूत के फल जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे मोडुला कहते हैं। मोडुला का सेकंड पॉइंट की बात करें कि इसका सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, तो यह धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब की सिलियरी गति द्वारा यूट्रस की ओर आगे बढ़ता है। यह क्या करता है कि धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब की सिलियरी गति द्वारा यूट्रस की ओर आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि अभी हमने फिगर के माध्यम से देखा था कि मोडुला जब सेल डिवीजन करता है तो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है।
जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ब्लास्टोसिस्ट का डेफिनीशन क्या होता है, तो आपको बताना है कि जब मोडुला गर्भाशय गुहा में प्रवेश करता है, जब मोडुला जो है गर्भाशय गुहा में प्रवेश करता है तो गर्भाशय का तरल अंदर प्रवेश करने लगता है। गर्भाशय का तरल का मतलब यहाँ पे है गर्भाशय में जो फ्लूइड्स होते हैं इसके अंदर प्रवेश करने लगता है, जिससे कोशिकाओं के बीच एक कैविटी बन जाता है। क्या बन जाता है? कोशिकाओं के बीच एक कैविटी बन जाता है और निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के लगभग 5वें दिन इस संरचना को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से ब्लास्टोसिस्ट का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब मोडुला गर्भाशय गुहा में प्रवेश करता है तो गर्भाशय का तरल इसके अंदर प्रवेश करने लगता है, जिससे कोशिकाओं के बीच एक कैविटी बन जाती है और निषेचन के लगभग 5वें दिन इस संरचना को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के मुख्य रूप से जो है 2 भाग होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा भाग होता है? कौन कौन सा भाग होता है? भाग की बात करें हम लोग तो इसका जो है 2 मुख्य भाग होता है। पहला है इनर सेल मास। पहला क्या है? इनर सेल मास और दूसरा है आउटर सेल मास। पहला भाग कौन सा है? इनर सेल मास, जिसको इम्ब्रायोब्लास्ट भी कहते हैं। इनर सेल मास का दूसरा नाम क्या है? इम्ब्रायोब्लास्ट। और आउटर सेल मास का दूसरा नाम क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, आगे आप लोग को पढ़ना है ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है। तो इनर सेल मास का अगर दूसरा नाम की बात करें तो इम्ब्रायोब्लास्ट होता है। इनर सेल मास जो है अंदरूनी कोशिकाओं का समूह होता है, जिससे आगे चल कर के फीटस और उसके अंग का विकास होता है। इनर का मतलब आप समझ रहे हैं कि अंदर होता है। इनर का मतलब क्या होता है? अंदर। तो अंदरूनी कोशिकाओं का ये समूह होता है इनर सेल मास, जिसे आगे चल कर के फीटस और अंग का विकास होता है। आउटर सेल मास का मतलब क्या है? आउटर का मतलब हो गया बाहर। तो बाहरी कोशिकाओं का ये एक लेयर होता है जो आगे चल करके प्लेसेंटा बनता है। इनर सेल मास का क्या काम होता है कि फीटस और अंग का विकास करता है। वही आउटर सेल मास का क्या काम है कि बाहरी कोशिकाओं का ये लेयर होता है जो आगे चल करके प्लेसेंटा बन जाता है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट का बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है कि ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ घेरने वाली बाहरी कोशिकीय परत को ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि ये जो है ब्लास्टोसिस्ट है। ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। इसके चारों तरफ एक लेयर है। इसके चारों तरफ एक लेयर है। तो ये लेयर क्या कहलाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। ये लेयर क्या कहलाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, ट्रोफोब्लास्ट का कार्य क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? तो ट्रोफोब्लास्ट का कार्य होता है ट्रोफोब्लास्ट का कार्य होता है कि यह गर्भाशय के आंतरिक दीवार में धंसने यानी कि इम्प्लांटेशन रोपण के लिए विशेष एंजाइम स्रावित करती है। ठीक है, जो आगे चल कर के कोरियोन झिल्ली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कोरियोन झिल्ली का निर्माण करती है। अब बात करते हैं कि कोरियोन क्या होता है और डेसिडुआ क्या होता है। तो डेसिडुआ जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डेसिडुआ क्या है, डेसिडुआ का मेन फंक्शन क्या होता है और कोरियोन क्या है। तो कोरियोन को हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि कोरियोन जो होता है यह भ्रूण की सबसे बाहरी झिल्ली होता है, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप होता है और इससे उंगली जैसे छोटे छोटे उभार निकलते हैं। कोरियोन से जो ना छोटे छोटे उंगली जैसे उभार निकलता है, जिसको कोरियोन विलाई कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोरियोन विलाई किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि कोरियोन से उंगली जैसे छोटे छोटे उभार निकलते हैं, जिसे कोरियोन विलाई कहते हैं। यही विलाई आगे चल करके प्लेसेंटा का मेन पार्ट बन जाता है। समझ में आ गया सबको? कोरियोन क्या है? तो भ्रूण के सबसे बाहरी झिल्ली होता है, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से विकसित होता है। अब बात करते हैं हम लोग डेसिडुआ का। डेसिडुआ का डेफिनेशन क्या है? तो डेसिडुआ का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की आंतरिक परत यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान
दौरान यूट्रस की जो आंतरिक लेयर होती है, जिसको एंडोमेट्रियम के नाम से भी जाना जाता है, तो उसी एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है। उस एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है? डेसिडुआ कहा जाता है। डिलीवरी के बाद यह परत जो है झड़ जाती है। जैसे ही डिलीवरी होगा ये एंडोमेट्रियम जो है झड़ जाएगा। अब बात करते हैं डेसिडुआ के कितने लेयर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेसिडुआ कितने होते हैं। तो यहाँ पे डेसिडुआ के टाइप्स जो हैं 3 होते। कितने होते हैं? 3। पहला टाइप्स है डेसिडुआ बेसालिस, दूसरा है डेसिडुआ कैप्सुलरिज और तीसरा है डेसिडुआ पेराइटलिस। थोड़ा यहाँ पे फास्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो चैप्टर्स हैं कंप्लीट हो गए हैं ऑनलाइन बैच में। तो आप लोग भी चाहते हैं कि इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारे थ्योरी को कंप्लीट करें, तो आप लोग भी बिहार एएनएम सेकेंड ईयर का फुल कोर्स का ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। सिर्फ 299 रुपया अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। तो जल्दी से आप लोग जा कर के बैच ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लासेस उसमें मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट 4000 प्लस एमसीक्यू, 7 ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। और आप लोग के लिए हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है 7488483944। तो आज ही आप लोग कॉल करिए और बैच को बाय करिए, ताकि आपका सारा चैप्टर वाइज वहाँ पे आपका क्लास हो एकदम कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि एक भी एमसीक्यू आपसे ना छूटे एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग डेसिडुआ बेसिलस को अच्छे से समझेंगे अब कि ये होता क्या है। तो यह जो है ब्लास्टोसिस्ट के ठीक नीचे स्थित परत होता है। यही हिस्सा आगे चल कर के प्लेसेंटा का मातृभाग बनता है। अगर आप ऑनलाइन बैच ले लेते हैं तो आपको जो भी डाउट होगा बीच में आप क्लास में ही तुरंत क्लियर कर सकते हैं कि मैम डेसिडुआ बेसिलस क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे फटाफट अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं और लाइव क्लास में ही। ठीक है, लेकिन ये जो यूट्यूब पे होता है उसमें आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। कोशिश रहता है कि आप लोग समझ जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप लोग नहीं पूछ पाते हैं, और वहाँ पे जब ऑनलाइन बैच ले लेंगे तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेसिडुआ कैप्सुलरिज। डेसिडुआ कैप्सुलरिज क्या होता है कि यह वह लेयर होता है जो बढ़ते हुए ब्लास्टोसिस्ट को ऊपर से एक कैप्सूल की तरह ढक कर रखती है, यानी कि एकदम प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तीसरा है डेसिडुआ पेराइटलिस, जिसका दूसरा नाम क्या है? वेरा है, जो कि गर्भाशय की शेष बची हुई पूरी अंदरूनी दीवार की परत को डेसिडुआ पेराइटलिस कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ डेसिडुआ का। ये एग्जाम में पूछता है कि डेसिडुआ के क्या कार्य होते हैं, डेसिडुआ क्या है। तो डेसिडुआ आपको बता दिया गया है, डेसिडुआ का कार्य बताया जा रहा है। पहला कार्य होता है डेसिडुआ का, ये भ्रूण के सुरक्षित रोपण में मदद करता है। दूसरा है प्लेसेंटा के पूरी तरह बनने से पहले शुरुआती भ्रूण को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। तीसरा है यह भ्रूण को इन्फेक्शन और बाहरी झटकों के सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, डेसिडुआ का फंक्शन कौन कौन सा है? तो यह भ्रूण के सुरक्षित रोपण में मदद करता है। दूसरा है प्लेसेंटा के पूरी तरह बनने से पहले शुरुआती भ्रूण को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। तीसरा है यह भ्रूण को संक्रमण और बाहरी झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं हम लोग फीटल डेवलपमेंट एंड गैस्टेटेशनल एज की। तो आपसे अगर पूछा जाए कि गैस्टेटेशनल एज से आप क्या समझते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको बताना है कि महिला के अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन, महिला के अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से लेकर के वर्तमान समय तक की अवधि को गर्भकालीन आयु कहा जाता है। गर्भकालीन आयु किसे कहते हैं? तो महिला का जो अंतिम मासिक धर्म का होता है उसका फर्स्ट डे से लेकर के वर्तमान समय तक की अवधि को गर्भकालीन आयु कहा जाता है। इसकी कुल अवधि कितनी होती है? तो इसकी कुल अवधि जो है 280 दिन 40 सप्ताह 9 महीने प्लस 7 दिन होती है। ठीक है, समझ में आ गया कि
गर्भ की कुल अवधि कितनी होती है, तो 280 दिन। अगर सप्ताह में बात करें तो 40 सप्ताह, और महीना में बात करें तो 9 महीना प्लस 7 दिन होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे फीटल डेवलपमेंट माइलस्टोन का, कि फीटस जो है कितने समय में कितना विकास करता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 0 से 2 सप्ताह का जब फीटस रहता है तो उस टाइम जाइगोट और ओवम का स्टेज होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन होता है 0 to 2 वीक में। जब 3 से 8 सप्ताह होता है तो एम्ब्रायो स्टेज होता है, जिसमें सभी मुख्य अंग तंत्र बनने शुरू हो जाते हैं। 4 से 5वें सप्ताह में हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं 9 सप्ताह से जन्म तक। तो 9 सप्ताह से जन्म तक फीटस स्टेज होता है, अंगों की परिपक्वता और शारीरिक वृद्धि होती है। 20वां सप्ताह में क्या होता है कि माँ को बच्चे की पहली हलचल महसूस होने लगती है, जिसे क्विकनिंग कहते हैं, और पूरे शरीर पर लेनेगो बाल आ जाते हैं। कब? 20वें सप्ताह में। 24वें सप्ताह की बात करें तो फेफड़े में सर्फेक्टेंट का निर्माण शुरू हो जाता है। किसका निर्माण शुरू हो जाता है? सर्फेक्टेंट का निर्माण जो है शुरू हो जाता है। चलिए अब हम लोग फीटल सर्कुलेशन की बात करते हैं कि फीटल सर्कुलेशन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि भ्रूण के फेफड़े और यकृत, भ्रूण का जो लंग्स होता है, लंग्स और लीवर गर्भ के अंदर एक्टिव नहीं होते हैं, मतलब निष्क्रिय होते हैं। इसके लिए भ्रूण के शरीर में 3 अस्थायी संट होते हैं। कितने संट होते हैं? 3 अस्थायी संट होते हैं। पहला संट की बात करें तो डक्ट्स वेनोसस है, दूसरा है फोरामेन ओवल और तीसरा है डक्ट आर्टियोसिस। डक्ट्स वेनस क्या होता है कि यह अम्ब्लाइकल वेन को सीधे इन्फेरियर वेना कावा से जोड़ता है। आईवीसी का आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इन्फेरियर वेना कावा। डक्ट वेनोसिस जो कि अम्ब्लाइकल वेन को सीधे इन्फेरियर वेना कावा से जोड़ता है। दूसरा है फोरामेन ओवल, यह हृदय के राइट एट्रियम यानी कि हार्ट के राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक छेद होता है, जिसको फोरामेन ओवल कहा जाता है। यह डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा गया था क्वेश्चन कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक छेद होता है, उस छेद का नाम क्या होता है? तो फोरामेन ओवल होता है। तीसरा है कि डक्ट आर्टियोसिस। डक्ट आर्टियोसिस क्या होता है? तो यह पल्मोनरी आर्टरी को सीधे एरोटा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सीधे एरोटा से जोड़ता है। अब बात करते हैं कि ब्लड फ्लो पाथवे क्या होता है शिशु में। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्लेसेंटा से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त अम्ब्लाइकल वेन द्वारा आता है। कहाँ से आता है? प्लेसेंटा से आता है। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है अम्ब्लाइकल वेन द्वारा आता है। उसके बाद जाता है डक्ट वेनोसिस में, और डक्ट वेनोसिस से जाता है आईवीसी में। आईवीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोग को बता दिया गया था, इन्फेरियर वेना कावा। तो इन्फेरियर वेना कावा में आता है। उसके बाद जाता है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से जाएगा फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एरोटा, और एरोटा के माध्यम से शिशु के पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे इम्प्योर ब्लड की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग प्योर ब्लड की बात किए थे। अब इम्प्योर ब्लड जो है अम्ब्लाइकल आर्टरीज के माध्यम से वापस प्लेसेंटा में चला जाता है। प्योर ब्लड तो फीटस के सारे शरीर में फ्लो हो गए। अब जो इम्प्योर ब्लड बचा तो वो इम्प्योर ब्लड जो है 2 अम्ब्लाइकल आर्टरी के माध्यम से वापस प्लेसेंटा में चल जाता है। और जो प्योर ब्लड होते हैं, शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, वो अम्ब्लाइकल वेन के द्वारा शिशु के पूरे शरीर में जाता है। और जो 2 आर्टरी बच रहा है वो दोनों आर्टरी के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? प्लेसेंटा में चला जाता है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा एंड इट्स डेवलपमेंट, कि प्लेसेंटा क्या होता है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्लेसेंटा का विकास जो है भ्रूण के भाग यानी कि कोरियन फ्रोंडोसम और माता के भाग डेसिडुआ बेसिलस के मिलने से होता है। किसके मिलने से होता है? डेसिडुआ बेसिलस के मिलने से होता है। यह गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक पूरी तरह से कमान संभाल लेता है, यानी कि 12 सप्ताह जब हो जाता है प्लेसेंटा का, तो गर्भावस्था के 12वें सप्ताह यानी कि जब प्रेगनेंसी का 12वें सप्ताह चलेगा तो प्लेसेंटा
जो है अपना काम पूरा संभाल लेता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा का भाग ये वाला है, प्लेसेंटा का भाग आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अम्बलाइकल कोड, ये जो एक ऐसे गया है वो है अम्बलाइकल कोड। और फीटस तो आप लोग समझ रहे होंगे, भ्रूण है। और यूट्रस, ये जो बाहरी एक लेयर दिख रहा है आपको, ये क्या है, यूट्रस है। और सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स जो है इधर से जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्लेसेंटा आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि मैच्योर प्लेसेंटा, मैच्योर प्लेसेंटा की आकार कितनी होती है, इसकी व्यास और मोटाई कितनी होती है और वेट कितनी होती है। तो मैच्योर प्लेसेंटा की इस आकार की बात करें तो इसका आकार होता है सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर या डिस्क्वायड, थाली जैसा होता है मैच्योर प्लेसेंटा का आकार। अगर व्यास की बात करें तो मैच्योर प्लेसेंटा का व्यास जो है 15 से 20 सेंटीमीटर होता है और इसकी मोटाई जो है 3 सेंटीमीटर होती है। अगर वजन की बात करें कि इसका वजन कितना होता है तो मैच्योर प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम होता है। यह शिशु के वजन का 1/6 भाग होता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि मैच्योर प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, तो 500 ग्राम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा की कितनी सतह होती है। तो प्लेसेंटा की जो है 2 सतह होती है। कौन सी वो 2 सतह होती है, तो पहला सतह है मैटरनल सरफेस और दूसरा सतह है फीटल सरफेस। मैटरनल सरफेस किसे कहते हैं, तो यह सतह जो है गर्भाशय की दीवार से जुड़ी होती है। जो मैटरनल सरफेस होती है वह गर्भाशय की दीवार से जुड़ी होती है। यह खुरदरी और गहरे लाल रंग की होती है। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि मैटरनल सरफेस की कलर कैसी होती है, तो गहरे लाल रंग की होती है। इसमें 15 से 20 लोब पाए जाते हैं। कितने लोब्स पाए जाते हैं सरफेस प्लेसेंटा में, 15 से 20 लोब पाए जाते हैं, जिसको कॉटिलेडॉन्स कहते हैं। लोब्स को ही कॉटिलेडॉन्स कहते हैं, ठीक है। डिलीवरी के बाद जो है इसकी जांच अनिवार्य होती है ताकि कोई हिस्सा जो है अंदर ना छूटे। अगर बताइए प्लेसेंटा का कोई एक भी लोब छूट जाए अंदर तो क्या होगा, PPH होने लगेगा। और PPH यानी क्या होता है, PPH का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, पोस्टपार्टम हैमरेज। यहाँ पे इसीलिए डिलीवरी के बाद इसीलिए जांच कर लेना जरूरी होता है कि कोई भी हिस्सा उसका अंदर ना छूटे और PPH से बचाव हो सके। दूसरा है फीटल सरफेस, कि फीटल सरफेस किसे कहते हैं, तो यह जो है शिशु की तरफ होती है। जैसे मैटरनल सरफेस था तो यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ी थी, फीटल सरफेस है तो यह सतह शिशु की तरफ होती है। यह चिकनी होती है, चमकदार होती है, क्योंकि यह एम्नियोनो झिल्ली से ढकी होती है। किससे ढकी होती है, एम्नियोन झिल्ली से ढकी होती है फीटल सरफेस। इसके ठीक केंद्र में अम्बलाइकल कोड जुड़ी रहती है। यह जो प्लेसेंटा होता है एम्नियोन झिल्ली से ढकी होती है, इसके ठीक केंद्र में क्या होता है, अम्बलाइकल कोड जुड़ा हुआ रहता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की, कि प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो प्लेसेंटा के कार्य की बात करें तो पहला कार्य है रिस्पायरेशन। पहला कार्य क्या है, रिस्पायरेशन, शिशु को ऑक्सीजन प्रदान करना और CO2 को बाहर निकालना। ऑक्सीजन प्रदान करना शिशु को और CO2 को बाहर निकालना। दूसरा है न्यूट्रेटिव, यानी कि पोषण, माता के रक्त से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन शिशु को पहुंचाना होता है प्लेसेंटा के माध्यम से। तीसरा काम है एक्सक्रेटरी, यानी कि शिशु के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, क्रेटिनिन को माँ के रक्त में भेजना होता है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, बैरियर्स प्रोटेक्शन, यानी कि माँ से IgG एंटीबॉडीज को ट्रांसफ़र करना, जिससे शिशु को जो है पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं, यानी कि स्राव होते हैं। तो प्लेसेंटा से निम्नलिखित हार्मोन स्राव होते हैं। पहला की बात करें तो पहला हार्मोन है HCG। HCG का आप लोग नोट कर लीजिए कि HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है।
पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर एब्रीविएशन में कि HCG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यह गर्भावस्था के शुरुआती दिन में कॉपर्स ल्यूटियम को सक्रिय रखता है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में इसी की जांच की जाती है। UPT का आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा से एक और हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, इसे प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहा जाता है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहा जाता है। यह गर्भाशय की मांसपेशियों को शांत रखता है ताकि मिसकैरेज ना हो, गर्भपात ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो होता है यह मुख्य रूप से गर्भाशय और ब्रेस्ट के विकास में मदद करता है। किसके विकास में मदद करता है? गर्भाशय और ब्रेस्ट के विकास में मदद करता है। और चौथा होता है HPL। HPL का फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। HPL का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। यह माँ के शरीर में ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है ताकि शिशु को जो है लगातार पोषण मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो समझ गए कि प्लेसेंटा से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? HCG, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और HPL। अब बात करते हैं फीटल मेम्ब्रेन एंड एमनियोटिक फ्लूइड की। फीटल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो फीटल मेम्ब्रेन जो है पानी की थैली की 2 परतों से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? पानी की थैली की 2 परतों से घिरी होती है। वो कौन कौन सी 2 परत होती है? पहला है कोरियन और दूसरा है एमनियन। कोरियन कैसा होता है? तो यह बाहर से मोटी परत होती है। एमनियन कैसा होता है? तो यह अंदर की पतली और चिकनी परत होती है जो कि सीधे पानी के संपर्क में रहती है। अब बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की। एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम कितनी होती है? तो एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम की बात करें तो 36 से 38 सप्ताह पर यह अपने हाई लेवल यानी कि 800 से 1000 ml पर होता है और डिलीवरी पर घट करके कितना हो जाता है? 600 से 800 ml रह जाता है। अब यहाँ पे इसमें क्या क्या होता है डिटेल कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो डिटेल कंपोजिशन में है कि 98 से 99% तो पानी होता है और 1 से 2% ठोस पदार्थ होता है। इसमें 2 टाइप के कंपोजिशन होते हैं, पहला ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दूसरा है सेलुलर एलिमेंट्स। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटासियम जिसको बोलते हैं। सेलुलर एलिमेंट में क्या होता है? तो बच्चे की त्वचा के सेल्स होते हैं, बारीक बाल होते हैं, वर्निक्स के शोषा होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इम्यूनिटिक फ्लूइड, यानी कि इम्यूनिटिक फ्लूइड के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इम्यूनिटिक फ्लूइड के निम्नलिखित कार्य होते हैं कि गर्भावस्था के दौरान और प्रेगनेंसी, प्रसव के दौरान यानी कि लेबर के दौरान। तो गर्भावस्था के दौरान इसका क्या काम है कि यह एक बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर है जो कि बच्चे को बाहरी चोट से बचाता है। यह अंगों को आपस में चिपकने से रोकता है जिससे फीटल मूवमेंट आसानी से हो जाती है, ठीक है। इम्यूनिटिक फ्लूइड जो है आपस में चिपकने से रोकता है जिससे फीटल मूवमेंट जो है आसानी से होता है। अब बात करते हैं लेबर के दौरान यह कैसा इसका कार्य होता है। तो पानी की थैली जो है सर्विक्स के फैलाव में मदद करती है और बर्थ कैनाल को जो है चिकना बना देती है। अब बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड और फुनिस की, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई की बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई जो होती है 50 से 55 सेंटीमीटर होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? 50 से 55 सेंटीमीटर। और ब्लड वेसल्स इसमें कितने होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में? तो इसमें 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। पहला होता है एक अम्बिलिकल वेन होता है और 2 अम्बिलिकल आर्टरी होता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितने ब्लड वेसल्स होते हैं? 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अम्बिलिकल वेन होता है और 2 अम्बिलिकल आर्टरी होता है। अम्बिलिकल वेन में क्या होता है? तो यह प्लेसेंटा से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है शिशु तक ले जाती है। अम्बिलिकल आर्टरी में क्या होता है? तो यह शिशु के शरीर से अशुद्ध रक्त को वापस प्लेसेंटा तक ले जाती है। आ गया समझ में? अब वॉर्थॉन्स जेली एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि वॉर्थॉन्स जेली क्या है। तो वॉर्थॉन्स जेली जो है गर्भनाल के अंदर एक
विशेष प्रकार का जिलेटिन जैसा टिश्यू भरा होता है। कैसा टिश्यू होता है? जिलेटिन जैसा टिश्यू भरा होता है, जो कि वर्थॉन्स जेली कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वर्थॉन्स जेली कहते हैं। यह नसों को दबने और ब्लॉक होने से बचाता है। और फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि यह माता प्लेसेंटा और शिशु के बीच के एक ब्रिज का काम करती है, पुल का काम करती है, जिसके माध्यम से शिशु को लगातार ऑक्सीजन और पोषण जो है मिलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है हम लोग का फीटस एंड प्लेसेंटा यूनिट 3 जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यूनिट 4 मिडवाइफरी का है नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी की कुल अवधि कितनी होती है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की कुल अवधि की बात करें तो 280 दिन होती है, 40 सप्ताह होती है और महीने में 9 महीने प्लस 7 दिन होती है। इसको मुख्य रूप से जो है 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। नॉर्मल प्रेगनेंसी को कितने ट्राइमेस्टर में बांटा गया है? 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। कौन कौन से ट्राइमेस्टर? पहला है प्रथम ट्राइमेस्टर फर्स्ट, दूसरा है सेकंड ट्राइमेस्टर और तीसरा है तृतीय ट्राइमेस्टर। तो प्रथम ट्राइमेस्टर को 0 से 12 सप्ताह इसकी अवधि होती है, द्वितीय ट्राइमेस्टर की अवधि होती है 13 से 28 सप्ताह और तृतीय ट्राइमेस्टर की अवधि होती है 29 से 40 सप्ताह। प्रथम ट्राइमेस्टर की अवधि कितनी होती है? 0 से 12 सप्ताह, यानी कि 0 से 3 मंथ होती है। ठीक है, अगर द्वितीय ट्राइमेस्टर की बात करें तो 13 से 28 सप्ताह यानी कि 3 से 6 मंथ होती है और तृतीय ट्राइमेस्टर की बात करें तो 29 से 40 सप्ताह यानी कि 6 से 9 मंथ होती है। समझ में आ गया सबको? अब यहाँ पे हम लोग को देखना है ईडीडी। सबसे पहले आप लोग अभी नोट कर लीजिएगा कि ईडीडी का फुल फॉर्म होता है एक्सपेंडेड डेट ऑफ डिलीवरी। ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड डेट ऑफ डिलीवरी। अक्सर एग्जाम में एब्रीविएशन में पूछ लेता है। ईडीडी का फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि ईडीडी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ईडीडी का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए कि ईडीडी का फुल फॉर्म होता है एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे। उदाहरण के लिए दे दिया है कि यदि किसी महिला का एलएमपी जो है 1 जनवरी 2022 है तो उसका ईडीडी कितना होगा? तो 1 जनवरी में हम लोग 9 मंथ ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर में अगर 7 दिन ऐड किए तो 8 अक्टूबर 2022 को उसका ईडीडी है। आप लोग अपने घर में मामी, चाची, बुआ, बहन सबका निकाल सकते हैं ईडीडी। प्रेग्नेंट होगी तो आप लोग ईडीडी निकाल करके बता दीजिएगा कि आपको फलना तारीख को जो है बेबी हो सकती है, डिलीवरी हो सकता है, उसके 2 दिन आगे पीछे हो सकता है और क्या। ठीक है, डॉक्टर भी तो वैसे ही बताते हैं। हाँ, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के क्या क्या लक्षण होते हैं। प्रथम 3 माह में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है? तो 2 टाइप का लक्षण देखने को मिलता है। पहला सब्जेक्टिव सिम्टम देखने को मिलता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव सिम्टम देखने को मिलता है। सब्जेक्टिव सिम्टम में क्या क्या देखने को मिलता है? तो सब्जेक्टिव सिम्टम देखने को मिलेगा एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब है कि मासिक चक्र का अनुपस्थिति, यानी कि संपूर्ण गर्भावस्था के ये दौरान रहता है। जैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसको तो मासिक चक्र रुक जाएगा। दूसरा दिखता है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि सुबह के समय में नौजिया एवं वोमिटिंग की शिकायत रहती है। प्रीमी ग्रेविडा में अधिक होती है, यानी कि जो पहली बार माँ बनती है उसको देखिएगा अधिक शिकायत रहता है कि सुबह सुबह उल्टी आ रही है ना। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड मैच्योरेशन की। तो इसमें 8 से 12 सप्ताह में बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, यानी कि यूट्रस के ब्लैडर पे दबाव के कारण जो है उसको बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। अब तीसरा बात करें तो तीसरा है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, जिसमें स्तनों में भारीपन होता है, दर्द या फुलनेस महसूस होता है। ऑब्जेक्टिव साइन की बात करें तो इसमें ब्रेस्ट चेंजेज में आया जाएगा, जैसे मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स। ये एग्जाम में पूछ जाता है कि प्रथम 3 महीने में महिलाएं में जो ब्रेस्ट चेंजेज आती है उसमें स्तन में क्या उभरता है, तो आपको बता देना है मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स। ठीक है, निप्पल का रंग गहरा रंग हो जाता है, 6 से 8 सप्ताह में बदलाव आता है। अब बात करते हैं हैगर्स साइन की। तो हैगर्स साइन जो है 10वें सप्ताह में गर्भाशय का निचला खंड जो है अत्यधिक सॉफ्ट हो जाता है। अब बात करते हैं गुडेल्स साइन क्या है। तो सर्विक्स का अत्यधिक मुलायम हो जाना ही
गोडेल्स साइन है, ठीक है। अब है चैडविक साइन, जैस्कोमेड साइन, यानी कि रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण जो है वेजाइना के म्यूकस का रंग जो है नीला या बैगनी रंग यानी कि ब्लूइश हो जाता है, ठीक है। पाल्मर्स साइन में देखना है कि 4 से 8 सप्ताह के दौरान गर्भाशय में नियमित संकुचन महसूस होता है रिदमिक टाइप का। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर का समय अवधि क्या है, तो 3 से 6 मंथ है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्टिव सिम्टम देखना है और ऑब्जेक्टिव सिम्टम देखना है। सब्जेक्टिव सिम्टम में देखेंगे कि एमेनोरिया जो है लगातार स्थित रहेगी ही, लगातार जारी रहेगी एमेनोरिया। उसके बाद क्विकनिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्विकनिंग जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है। गर्भस्थ शिशु की सक्रिय गतिविधि यानी कि एक्टिव मूवमेंट को माता को सबसे पहले महसूस किया जाता है। अगर प्रीमी ग्रेविडा की बात करें तो 18 से 20 सप्ताह प्रीमी ग्रेविडा के मतलब जो पहली बार माँ बनी है। मल्टी ग्रेविडा मतलब जो एक से अधिक बार माँ बन रही है, और 16 से 18 सप्ताह में इसको जो है क्विकनिंग महसूस होती है। और चौथा है इनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन, यानी कि निचले उदर का आकार का जो होता है लगातार बढ़ते जाता है। अब ऑब्जेक्टिव साइन की बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें द्वितीय ट्राइमेस्टर से शुरू होने वाले अनियमित दर्द रहित गर्भाशय संकुचन होगा। फंडल हाइट यानी कि गर्भाशय का आकार लगातार बढ़ता है और पेट पर छू करके महसूस किया जाता है फंडल हाइट को, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड यानी कि FHS का फुल फॉर्म पूछ लेता है, फीटल हार्ट साउंड 18 से 20 सप्ताह पर जो है फीटोस्कोप और स्टेथोस्कोप द्वारा, 10 से 12 सप्ताह पर ड्रॉपलर द्वारा फीटल हार्ट रेट सुना जा सकता है। यानी कि आप लोग समय अवधि याद कर लीजिएगा, 10 से 12 सप्ताह पर ड्रॉपलर द्वारा फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं और 18 से 20 सप्ताह पर फीटोस्कोप स्टेथोस्कोप से। नॉर्मल हार्ट रेट फीटस का कितना होता है, तो 140 से 160 प्रति मिनट होता है। कहीं कहीं आपको 120 से 160 प्रति मिनट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लैटमॉन्ट क्या होता है, तो ये जो है गर्भस्थ शिशु को गर्भाशय द्रव में तैरते हुए धकेलकर वापस महसूस करना ही ब्लैटमॉन्ट कहलाता है। अब स्किन में भी चेंजेज आ जाता है प्रेगनेंसी में। लीनिया निग्रा, क्लोएज्मा और एस्टेरिया ग्रेविडेरम। लीनिया निग्रा क्या होता है कि नाभि से प्यूबिस तक बनने वाली एक गहरी भूरी काली रेखा जो होती है लीनिया निग्रा कहलाती है। आप लोग को ऑनलाइन क्लास में बताया गया था फिगर के माध्यम से कि लीनिया निग्रा किसको कहते हैं, क्लोएज्मा किसको कहते हैं। क्लोएज्मा क्या है, तो चेहरे पर होने वाला हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा मास्क ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है, तो क्लोएज्मा को कहा जाता है। चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है। नेक्स्ट है एस्टेरिया ग्रेविडेरम, जो कि पेट और जांघों पर खिंचाव के गुलाबी सफ़ेद निशान होते हैं, स्ट्रेच मार्क होते हैं, उसी को कहा जाता है एस्टेरिया ग्रेविडेरम। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में। तो पहला साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा लाइटनिंग का, जिसको वेलकम साइन भी कहा जाता है, जो कि 36 से 38 सप्ताह में गर्भस्थ शिशु का सिर जो है नीचे पेल्विक में खिसक जाता है, जिससे माता को डायफ्राम पर दबाव जो है कम होने लगता है और सांस आसानी से ले सकती है। ये वेलकम साइन पूछता है अक्सर कि लाइटनिंग जो है कब स्टार्ट होता है गर्भवती महिला में, तो 29 से 40 सप्ताह पर। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि शिशु का सिर जो है नीचे आने से मूत्राशय पर पुनः दबाव पड़ता है, जिससे बार बार मूत्र त्याग की समस्या दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं फंडल हाइट में बदलाव, यानी कि 36वें सप्ताह पर फंडल हाइट पर होती है, जो कि 40वें सप्ताह पर लाइटनिंग के कारण नीचे आ जाती है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव साइन क्या होते हैं, जो चिन्ह जो एकदम 100% गर्भावस्था की पुष्टि करते हैं। तो पहला है फीटल हार्ट साउंड, यानी FHS जो है एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। दूसरा है अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी, USG का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है।
सोनोग्राफी के द्वारा भ्रूण और शिशु की धड़कन तथा अंगों को देखना होता है। उसके बाद है फीटल पार्ट्स पाल्पेशन, यानी कि परीक्षक द्वारा शिशु के अंगों, सिर, हाथ पैर को स्पष्ट छू करके पहचाना जा सकता है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए परीक्षण क्या क्या होता है। तो प्रेगनेंसी के लिए परीक्षण होता है, निम्नलिखित होता है, जो कि HCG हार्मोन की उपस्थिति पर आधारित होता है। HCG का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। उसमें पहला टेस्ट का नाम है एग्लूटिनेशन इनहेबिटेशन टेस्ट। क्या है? एग्लूटिनेशन इनहेबिटेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि HCG एंटीबॉडी और लेटेक्स कणों के उपयोग से लगभग 2 दिनों के मासिक चक्र मिस होने पर यह आता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा कौन सा टेस्ट होता है। दूसरा होता है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसमें मूत्र में सीधे लैटेक्स कणों के साथ मिलाकर के 2 मिनट में परिणाम देखे जा सकते हैं। और तीसरा होता है 2 टाइप सैंडविच इम्यूनोएसे, यानी कि यह सबसे कॉमन स्ट्रिप कार्ड टेस्ट होता है। इसमें 2 लाइन्स होता है, जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को मिलता होगा। निश्चय कार्ड टेस्ट में आप लोग देखे होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उसमें इस तरीके से होता है कि C और T लिखा होता है। अगर C है तो यानी कंट्रोल है, यानी कि नेगेटिव है। अगर C में भी लाइन है और T में भी लाइन है, यानी कि पॉजिटिव है, प्रेग्नेंट है महिला। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में क्या क्या अंतर होता है प्रेगनेंसी में। तो एब्डोमिनल वाल में सबसे पहला आपको प्रथम गर्भा में देखने को मिलेगा अंतर कि कुछ सख्त होता है, तनी हुई और रिजिड होता है एब्डोमिनल वाल। वही बहुगर्भा जो एक से ज़्यादा बार माँ बन गई होगी, उनकी जो मसल्स है वो ढीली होगी और शिथिल होगी। एस्टेरिया का मतलब है कि ये केवल नए गुलाबी रंग के एस्टेरिया दिखाई देंगे जो फर्स्ट बार मदर बनेगी। जो सेकंड बार थर्ड बार बन रही है उनको सफ़ेद और नए गुलाबी दोनों प्रकार के निशान देखने को मिलेगा। तीसरा में ब्रेस्ट में क्या चेंजेज होता है प्रेमी ग्रेविडा में। तो शुरुआत में कड़े सुडौल और उभरे होंगे। वही अगर मल्टी पैरा में देखने की बात करें तो ये स्तन थोड़े ढीले और लटके हुए होंगे। गर्भाशय के आकार की बात करें तो प्रेमी ग्रेविडा में जो है अंडाकार ओवम होगा, अधिक स्पष्ट होगा। वही मल्टी पैरा में गोलाकार होगा और आकार में अधिक देखा जाता है। वेजाना की बात करें तो कम फैली हुई संकरी तथा कसी होगी, और जो मल्टी पैरा होती है उनकी अधिक चौड़ी और शिथिल होती है, आसानी से उंगली प्रवेश कर जाती है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन एवं वजन वृद्धि कितना होता है। तो गर्भावस्था में एक स्वस्थ महिला का पूरी गर्भावस्था में कुल वजन जो है 11 से 12 किलोग्राम बढ़ता है। प्रथम ट्राइमेस्टर में 1 kg बढ़ेगा, द्वितीय ट्राइमेस्टर में 5 से 5.5 kg बढ़ेगा और तृतीय ट्राइमेस्टर में 5 से 5.5 kg बढ़ेगा। यानी कि तीनों को ऐड करिएगा तो 11 से 12 kg आ जाएगा। ठीक है, अब रक्त एवं पाचन तंत्र में क्या परिवर्तन आता है। तो पहला परिवर्तन होता है रक्त आयतन का, ब्लड वॉल्यूम लगभग 40 से 50% तक बढ़ जाता है और प्लाज्मा अधिक बढ़ने से साइकोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है। वही पाचन क्रिया में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण जो है आहार नाली की कर्मांकुचन गति धीमा हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है, जिससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन और हार्ट बर्न की समस्या आती है। वही पैका क्या है। तो पैका जो महिला द्वारा है गैर पोषण खाद्य पदार्थ जैसे कि मिट्टी, चूना, कोयला, खड़िया आदि खाने की इच्छा होती है, वही पैका कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गर्भावस्था में सामान्य कष्ट क्या क्या होता है। तो गर्भावस्था में सामान्य कष्ट अम्लशूल होता है, कब्ज होता है, कमर दर्द होता है, पैरों की सूजन वो वेरिकोज वेन्स होता है। अम्लशूल का कारण क्या है प्रेगनेंसी में। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण जो है कार्डियक स्पिंटर का शिथिल होना और आमाशय रक्त का उल्टा प्रवाह होना, इसी कारण से जो है अम्लशूल हो जाता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है कि थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार देना है, वसा युक्त तीखा व मसालेदार भोजन से मना करना है और सोते समय जो सिराहना ऊंचा रखना है और
जो है चिकित्सक के सलाह पर एंटासिड लेना है, खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है प्रेगनेंसी में। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, तो कॉन्स्टिपेशन जो है आहार नाल की गति कम हो जाती है और बढ़ते गर्भाशय पर कोलोन का दबाव पड़ता है, जिस कारण से ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसमें ट्रीटमेंट ये करना है कि भोजन में अधिक फाइबर यानी कि हरी सब्जियां, सलाद देना है, पर्याप्त मात्रा में पानी व तरल पदार्थ देना है, हल्के रेचक का प्रयोग करना है। और अब जब कमर दर्द है तो कमर दर्द क्यों हो जाता है, तो गलत शारीरिक पोस्चर के कारण हो जाता है, पेल्विक जोड़ों पर शिथिल हो जाता है, उस कारण से कमर दर्द होता है। तो इसमें सलाह देना है कि हमेशा सही मुद्रा में बैठे, खड़े हों, आरामदेह चप्पल पहने और पीठ की मालिश व गर्म सिकाई से आराम मिलता है बताना है। पैरों की सूजन हो जाती है प्रेगनेंसी में, किस कारण से, तो गर्भाशय के दबाव के निचले अंग की सिराओं में ब्लड का ठहराव से, जिसमें एडवाइस देना है कि लंबे समय तक पैर लटकाकर या लगातार खड़े नहीं होना है। बैठते सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगाना और इलास्टिक बैंडेज या सपोर्टिव मोजे पहुंचना है। तो इतना हम लोग को पढ़ना था नॉर्मल प्रेगनेंसी में। तो फाइनली यूनिट 3 यानी कि फीटस एंड प्लेसेंटा और यूनिट 4 जो है सामान्य गर्भावस्था नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है पढ़ चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। तो इतना आप लोग को पढ़ना है और ये दोनों चैप्टर में जितना पढ़ाया गया सारे ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड थे और थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर पे थे। तो ये जो है ऑनलाइन बैच में थोड़ा और अच्छे तरीके से बताया गया था फिगर के माध्यम से। यहाँ पर जो है वन शॉर्ट रिवीजन करना था, तो इस कारण से थोड़ा फास्ट चले थे। अगर आपको भी बैच लेना है एएनएम सेकेंड ईयर का, तो आप लोग के लिए सिर्फ बिहार एएनएम सेकेंड ईयर का कोर्स सिर्फ 299 रुपये में मिल रहा है। उसमें मिलेगा आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट 4000 प्लस एमसीक्यू, 7 ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और हेल्पलाइन नंबर है 7488483944। तो आप लोग आज ही बाय कर लीजिए, क्योंकि इसका ओरिजिनल प्राइस जो है 499 हो जाएगा। तो आप लोग आज ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो है बैच को बाय कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे जाए, और लाइक भी कर दीजिए ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो जो है बनाते रहूं। और आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, उनको भी बताइए कि यहाँ पे एएनएम सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का पढ़ाया जाता है और ऑनलाइन बैच भी चलाया जाता है, ठीक है।